योगेश शुक्ला सर, जिस तरीके से ये सारी सियासत इस समय महाराष्ट्र में हो रही है, जिसका असर भी ब्रजेश जी भी कह रहे हैं कि तमाम दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। सर, ये जो पूरी पॉलिटिक्स है, ये हॉर्स ट्रेडिंग आखिर इतना जरूरी क्यों है इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो भी तब जब महाराष्ट्र में फिलहाल उनकी सरकार थी। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो तमाम उनकी तैयारी चल रही है, उसको वो दावा कर रहे हैं कि वो बेहद जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख उनके बने हुए हैं। तो हर जगह जब वो इतने मजबूत हैं, तो फिर आखिर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों ये नेता जो है, जिनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार और इतने दाग हैं, जिनके ऊपर इतने सारे आरोप हैं, वो जरूरी लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? योगेश सर, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है? विकास विकास की बात करो, लेकिन अपनी पार्टी का विकास हो रहा है, देश का तो मुझे मालूम नहीं है। कि जहां भी हो पार्टी अब बड़ी बननी चाहती है, और पिछले 9-10 साल से हमने देखा कि यही राजकारण चल रहा है। वाजपेयी जी के जमाने में राजधर्म था, आज राजकारण है। और ये जो जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे भारत के डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कहीं भी कैसे भी कुछ भी करके हम सरकार बनाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। और हमने ये आज से पहले भी देखा था, ये महाराष्ट्र का ड्रामा हुआ, उससे पहले भी देखा कई जगह पर भी उनके दो धारासभ्य है, फिर भी वो लोग गवर्नमेंट बना सकते हैं। गोवा है, असम है, कई कई एग्जाम्पल्स है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी रिच पार्टी अपने राजकारण में है। उनके पास पैसा भी बहुत है, सत्ता भी है, और सबसे ज्यादा उसके पास सीबीआई, ईडी और कुछ एजेंसियां हैं। मैं एक हमारे एक चैनल पर मैंने एक कार्टून शो देखा था, उसमें अमेरिकन पास्ट प्रेसिडेंट ट्रंप उसके सलाहकारों से पूछता है कि भाई इसमें क्या करें हम। तो कोई एक बात बताता है, दूसरी बात बताए, लेकिन बाद में ट्रंप बोलता है कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं अभी बीजेपी में ज्वाइन हो जाऊं, मेरे पर सब जो आरोप है वो निकल जाएगा। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के मुंह से बताया गया था एक कार्टून फिल्म में। तो ये हकीकत है, जिसके पर भी कोई भी आरोप लगता है, या तो कोई भी भ्रष्टाचार के मामले में या किसी और मामले में वो फंसा हुआ है, वो बीजेपी में जाए तो गंगा स्नान हो गया, वो पवित्र हो गया, उसके सब पाप धुल जाएंगे। ये फॉर्मूला अभी हमने महाराष्ट्र में देखी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, लेकिन विपक्ष मुक्त भारत बनाना है। ये भारतीय जनता पार्टी का अभी विचारधारा चल रही है। महाराष्ट्र में 2019 में जब इलेक्शन हुआ, तब शिवसेना और बीजेपी ने दोनों ने साथ में मिलके इलेक्शन लड़ा था, और जो रिजल्ट आए थे वो आप देखिए, बीजेपी को 105 सीट मिली, शिवसेना को 56 मिली। ये दोनों मिलके सरकार बना सकते थे, 145 सरकार बनाने के लिए चाहिए। लेकिन शिवसेना को क्या हुआ, उद्धव जी ने क्या डिसीजन लिया मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ के एक अघाड़ी गठबंधन बनाया, और एनसीपी, कांग्रेस वगैरह को मिला के उन्होंने सरकार बनाई। तो शिवसेना ने ये पहले जो नक्की किया हुआ था उसके विपरीत कुछ डिसीजन लिया, और इसके कारण वहां पर गड़बड़ शुरू हो गई। तो ये जो राजकीय पक्ष है, जो पार्टियां है, उनके पास कोई विचारधारा होती नहीं है, एक ही विचारधारा है, हमें सत्ता चाहिए। तो शिवसेना को बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनानी थी, उसमें कौन पहला आए कौन दूसरी टर्म में आए वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ के बाकी के मेंबरों को किया। तो वही उनको अभी दिख रहा है। शिवसेना में किसने भाग पड़ा है वो तो बाद में मालूम पड़ेगा। उद्धव ठाकरे को छोड़ के शिंदे ने बीजेपी का साथ ले लिया और गवर्नमेंट बनाई। अभी एनसीपी को, शरद पवार को छोड़ के अजित पवार बीजेपी के साथ ज्वाइन हो गए, गवर्नमेंट बना रहे हैं। किसके कितने मेंबर है, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को पूछा गया तो उन्होंने बोला मेरे पास कोई अभी फिगर नहीं आया है, कोई ऑफिशियल मेरे पास नहीं आया है किसके पास कितने मेंबर है। लेकिन आज शाम को दोनों गुट, शरद पवार और अजित पवार के गुट
अपने अपने सपोर्ट में कौन है, उनकी अलग मीटिंग बुलाई गई है। उसमें शायद मालूम पड़ जाएगा किसके साथ कितने हैं। तो उनके जो 54 मेंबर है उसमें से शरद पवार के गुट में कौन है, अजित पवार के गुट में कौन है, वो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ये जो विभाजन पार्टियों का हो रहा है, तो उसमें आप एक बात ब्रिजेश सिंह जी ने बताई कि जिनके ऊपर कोई न कोई आरोप लगा हुआ है, जिनके पर कोई न कोई केस चल रहा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। और इस तरह से शिवसेना में भी ऐसा हुआ था, ये एनसीपी में भी अभी ऐसा हुआ। अजित पवार है, छगन भुजबल है, कितने नाम गिनाओ, सबके पर कोई न कोई केस चल रहा है। लेकिन वो अभी बीजेपी का साथ देंगे तो उसके सब केस जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे और वो गंगा स्नान करके आए ऐसा करके बीजेपी उनको हाथ पहराएंगे। तो इस तरह से ये जो भारतीय राजकारण में पिछले 9-10 साल में जो बदलाव आया है, पहले भी ये हुआ था लेकिन इतनी तेजी से नहीं होता था। राजीव जी ने एक नियम बनाया, डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो वो एक बहुत अच्छी तरह से बनाया था, लेकिन उसमें जो लूपहोल रह गया उसका लाभ लेके आया राम गया राम ड्रामा अभी चल रहा है। और महाराष्ट्र का कल क्या होगा वो मालूम नहीं। अभी अक्टूबर 24 में उनका विधानसभा का इलेक्शन आएगा, उसके पहले लोकसभा का इलेक्शन भी आएगा। तो उसमें ये सब पार्टियां मिलके क्या करेगी वो मालूम नहीं है। और जो हमारे पास अहवाल आते हैं उसमें हमें लगता है कि बीजेपी ने कई लोगों को ऐसी एश्योरेंस दिया है, जैसे कि प्रफुल्ल पटेल को सेंटर में मिनिस्टर बनाया जाएगा, कुछ और लोगों को कुछ स्थान दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। पैसे की बात तो हमें मालूम नहीं है, करोड़ों में बात होती है और मेरी तो हैसियत नहीं है करोड़ रुपए का कैसे अकाउंट बनाए, लेकिन ये चलता है। और हमने जो सुनी है वो बात सच्ची ही होगी, क्योंकि इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के पास इतने ज्यादा पैसा है। और अभी शिवसेना एनसीपी में हुआ, वो कल कांग्रेस में होने वाला था। वी आर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट कि कितने कांग्रेस में से बीजेपी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि सबके पास कोई न कोई केस चल रहा है, तो उनके पास एक ही सहारा है, बीजेपी का साथ ले लो। ये हमारे भारतीय पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी के लिए खतरे की घंटी है, और हम नहीं जागेंगे तो मालूम नहीं है कल डेमोक्रेसी का क्या होगा। जी योगेश सर, जिस तरीके का सवाल ब्रजेश जी उठा रहे हैं कि पैसे को लेकर के जो सीन है महाराष्ट्र, चाहे वो आर्थिक राजधानी की बात हो और फिर वो गुजरात की एक मंशा की बात हो, बीते दिनों जो देखा गया लगातार जितने भी कारोबार हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्री है, वो सब गुजरात में लगाने की बात होती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में इस तरीके की चीजें हो रही हैं जो सवाल ब्रजेश जी उठा रहे हैं। सर, क्या ये जो प्रधानमंत्री को लेकर के आरोप लग रहा है कि गुजरात के नेता के तौर पर वो बिहेव करते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या वो अभी जो गुजरात के जो लोकल नेता होते हैं उनकी उस वाले वो भावना से बाहर नहीं आ पा रहे हैं? वो मुद्दा उठाया है, म्यूट कर लीजिए। जी हेलो जी सर, जी हाँ ठीक है। ब्रिजेश जी ने सही मुद्दा उठाया है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, न कि गुजरात के। लेकिन उनका कहीं न कहीं दिल तो गुजरात में लगा हुआ है, क्योंकि वो गुजरात से आते हैं। लेकिन ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं है। मैंने तो कई सालों से देखा है कि जो मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि कोई रेल मंत्री होता है, तो रेल मंत्री जैसे ममता जी हुई तो उन्होंने सब कुछ बंगाल के लिए किया, लालू प्रसाद आए तो बिहार के लिए किया। वो जो भी मिनिस्टर आता है वो अपना होम स्टेट तो भूलते ही नहीं है, उसको तो ज्यादा अहमियत देते हैं। तो इसी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों मिलकर गुजरात का विकास पहले ध्यान में रखेंगे, बाकी के स्टेट बाद में आते हैं। तो ये एक हकीकत है। और इससे नरेंद्र मोदी गुजरात के है और प्रधानमंत्री बने हैं, तो गुजरात को फायदा हुए, ये एक स्वाभाविक बात है। लेकिन जिस तरह से पूरे देश का विकास होना चाहिए, कई जैसे आपने अभी क्षेत्रीय पार्टियों की बात बताई, तो क्षेत्रीय राजकीय पार्टी होने के बावजूद वहां पर विकास इतनी अच्छी तरह से नहीं हुआ, क्योंकि उनके मिनिस्टर सेंटर में तो नहीं होते हैं, या तो उनके पास कोई बड़ा
डिपार्टमेंट नहीं होता है। इसके कारण क्षेत्रीय पार्टी जहां जहां भी है, और महाराष्ट्र में खास करके बाला साहब ठाकरे ने मराठा लोगों की, महाराष्ट्रियन लोगों की इंटरेस्ट देखने की बात की, तब से शिवसेना एक मजबूत पार्टी बन गई। और बाद में एनसीपी, जो कि शरद पवार की पार्टी है, वो न तो नेशनल इंटरेस्ट देखती है, वो वहां पर भी महाराष्ट्रियन लोगों के लिए एनसीपी बनी हुई है, वो भी एक क्षेत्रीय पार्टी हो गई। तो इस तरह से महाराष्ट्र में ये जो झगड़ा चल रहा है, और वो पहले से चल रहा है, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, वो तो एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता ही है। लेकिन बीजेपी एक मजबूत पार्टी होने के कारण, और जैसे ब्रिजेश जी ने बताया कि कुबेर का खजाना वहीं पर है, तो बीजेपी की सीटें ज्यादा आती है। और हिंदूवाद की बात शिवसेना भी करती थी और बीजेपी भी करता है, तो इसके कारण ये भी एक उनको सपोर्ट मिलता है। लेकिन आज जो परिस्थिति हुई है कि महाराष्ट्र में किसका क्या होगा, किसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, किसको सेंटर में लिया जाएगा, ये सब क्वेश्चन मार्क मिला के बीजेपी अभी जो उनकी फोरसाइट बोलते हैं, उनकी फोरसाइट जो होगी उसमें क्या रिजल्ट आएगा वो तो आज शाम को ही हमें मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी बीजेपी ने तो 2024 की तैयारी कर दी है। 4 स्टेट में बीजेपी के प्रदेश प्रमुख नए लगाए हैं। हमारे गुजरात के प्रदेश प्रमुख को भी अभी दिल्ली ले जाना निश्चित हुआ, ऐसे समाचार आए हैं। तो इस तरह से बीजेपी तो 24/7/365 डेज इलेक्शन के लिए ही काम करती है। देश का विकास वगैरह तो एक साइड लाइन है, लेकिन वो उनका तो सत्ता लेना, इलेक्शन जीतना, वही काम है। और वही काम अभी जो महाराष्ट्र में हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र में 2024 में ज्यादा सीटें मिले उनको, इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे। और बीजेपी का तो यही मंत्र रहेगा कि सत्ता ही सत्ता। योगेश सर, बहुत संक्षेप में अंतिम सवाल, चूंकि हम लोग का समय समाप्त हो चुका है। सर, जो अभी बात हो रही थी सियासत वाली, तो क्या ये जो अभी सियासत का नया रूप देखने में आ रहा है, बार बार तोड़ फोड़ और डराने और धमकाने की ये जो सियासत जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हुई है, क्या इसका आने वाले चुनाव पर आप क्या इफेक्ट देख रहे हैं? 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। पार्लियामेंट का चुनाव भी 2024 में आने वाला है। इसके पर इसकी असर तो जरूर पड़ेगी कि बीजेपी के लिए जो एक ऐसा था कि भाई मोदी जैसा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर मिला है हमको, और एक विकास पुरुष के नाम पर उनको 2014 में प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन अब वो इमेज कम होने लगी है। अभी ऐसा नहीं है कि मोदी के नाम पर हम इलेक्शन जीत जाए। बीजेपी के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि मोदी के नाम पर इलेक्शन जीतना। उसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रजा ने, पब्लिक ने सब देख लिया कि इन लोगों को तो सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए वो कुछ भी करेंगे। तो ये जो इमेज अभी हो रही है बीजेपी की, उसके कारण नेक्स्ट विधानसभा के इलेक्शन में और पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी बहुत असर पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है।